हाय स्टूडेंट, कैसे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने मेन एलिमेंट ऑफ डीजल पावर प्लांट के बारे में डिस्कस किया था। इसके अंतर्गत हमने आपको बताया कि जो डीजल पावर प्लांट है उसके मेन एलिमेंट आपके 7 होते हैं। उसमें एक जो जिनमें क्रमशः पहला जो आपका मेन एलिमेंट है वो होता है डीजल इंजन। दूसरा आपका होता है इंटेक सिस्टम, एयर इंटेक सिस्टम। तीसरा होता था फ्यूल सप्लाई सिस्टम। उसके बाद पांचवा जो चौथा होता है स्टार्टिंग सिस्टम। पांचवा होता है एग्जॉस्ट सिस्टम। छठा है लुब्रिकेशन सिस्टम। आपका सातवां है कूलिंग सिस्टम। ये कूलिंग है, कूलिंग नहीं है, कूलिंग है। ये कूलिंग सिस्टम होता है, कूलिंग सिस्टम। ठीक है। और इसके बाद आपका इसमें एक एक करके हमने पहले वीडियो में भी हमने एक एक करके इसके मेन एलिमेंटों के बारे में डिस्कस किया, जिसके अंतर्गत हमने डीजल इंजन के बारे में देखा। इसमें देखा कि जो डीजल इंजन होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन होता है, 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन में भी आपको हम बताए हैं 4 स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोकों से मिलकर बना है। पहला आपका सक्शन स्ट्रोक होता है, दूसरा आपका कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, तीसरा पावर स्ट्रोक होता है, चौथा आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। एक एक करके इसके बारे में डिस्कस किया, पहले वीडियो में आप देख सकते हैं इसे। इसके अलावा 2 स्ट्रोक इंजन होता है जिसमें 2-2 स्ट्रोक आप एक एक करके कपलिंग की जाती है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम आपने देखा था कि जो फर्स्ट स्ट्रोक में सक्शन स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक आता है, जबकि दूसरे स्ट्रोक में आपका पावर स्ट्रोक तथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक आते हैं। इसके अलावा हमने एयर इंटेक सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि जो जो आपका डीजल पावर प्लांट होता है उसमें एयर सप्लाई की बहुत, जो बड़े पावर प्लांट में एयर सप्लाई की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जो भी आपका एयर होती है, जो एयर में इम्प्योरिटी होती है, इम्प्योरिटी को क्या करता है फिल्टर की सहायता से हम एयर में उपस्थित इम्प्योरिटी को दूर किया जाता है तथा उसे पुनः मफलर के थ्रू इंजन में हवा सर्कुलेट की जाती है। जो मफर होता है, मफर का काम है कि जो भी आपका डीजल इंजन या जो भी एयर के द्वारा जो भी आपकी नॉइज उत्पन्न हो रही है उस नॉइज को कम करने का कार्य करता है कौन सा, मफर। इसके अलावा जो तीसरा हमने डिस्कस किया उसमें फ्यूल सप्लाई सिस्टम था। फ्यूल सप्लाई के सिस्टम के अंतर्गत हमने देखा कि फ्यूल की सप्लाई के सिस्टम को हमने क्या करते थे कि एक निश्चित कंटिन्यू पावर सप्लाई आपको मिलती रहे, इसके लिए हमने फ्यूल सप्लाई सिस्टम का पावर सप्लाई सिस्टम फ्यूल सप्लाई सिस्टम बनाया था, जिससे इसके अंतर्गत हमने मेन टैंक स्टोर किया था। उसके अलावा वाल्व की सहायता से हम ट्रांसफ़र पंप की सहायता से हम स्टेनर तथा मीटर वाइल के थ्रू हम डे टैंक में आपका 8 घंटे तक सब फ्यूल सप्लाई बनी रहे, इसके लिए हम डे टैंक में निश्चित मतलब क्या करते हैं उसमें डे टैंक में रिजर्व के तौर पे हम तेल को या फ्यूल को हम उसमें रखने का कार्य करते थे। ठीक है, ये पूरी जो सप्लाई सिस्टम थी वो फ्यूल सप्लाई सिस्टम के अंतर्गत आई। इस तरह से हमने तीनों ये डिस्कस किया। जो लास्ट में जो लास्ट मोमेंट में जो आपके वीडियो रहा उसमें हमने एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, जिसके अंतर्गत हमने जो भी एग्जॉस्ट सिस्टम इंजन के सिलेंडर में जो कोई कंबसन मतलब दहन के पश्चात जो बची हुई गैसें होती हैं वो एटमॉस्फेरिक में छोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, उसके अलावा जो इसमें एग्जॉस्ट सिस्टम में जो लगा हुआ साइलेंसर होता है, इसका कार्य नॉइज़ को कम करने का कार्य है। ठीक है, इसके अलावा एक्सपेंडर होता है, एक्सपेंडर का कार्य एक्सपेंसन को, जो भी हम एक्सपेंसन करने का कार्य करते हैं, जो भी इंजन में एक्सपेंसन होता है उसको सहन करने का कार्य करता है। इसके अलावा जो भी वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन को भी फ्री रखने का कार्य करता था। ठीक है, तो ये सब हमने चारों करके हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया। इससे पहले वीडियो में आप जाके उस पूरे डिटेल में उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें हमने एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, इसके जो आज का जो वीडियो है यहाँ से स्टार्ट होता है। इस वीडियो में हम आपका जो नेक्स्ट जो 5वें नंबर का है कूलिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है। इसके कूलिंग सिस्टम क्या है, इसके कैसे क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में हमें आज आपको बताना है। देखिए क्या है, कोई भी डीजल पावर प्लांट हो, ठीक है, उसमें जो भी हीट मतलब जो भी कार्य जो डीजल इंजन में जो कार्य होता है उसमें
अत्यधिक मात्रा में हीट उत्पन्न होती है। अगर उस हीट को हमने बाहर की तरफ नहीं निकाला तो क्या है कि आपको जो हीट सिलेंडर होती है उसकी दीवारों पे जो भी स्थित जो भी आपके ऑयल के लिए जो लुब्रिकेंट लेयर होती है, या कह सकते हैं पिस्टन होती है या रिंग होती है, आदि को मतलब नुकसान पहुंचा सकता है। एक तरह से क्या, वही मैंने कहा, मान लीजिए जो भी कूलिंग सिस्टम जो भी आपका कंबसन है, कंबसन के पश्चात क्या होगा, जो हीट एनर्जी जनरेट होगी, अगर उस हीट एनर्जी को हमने, ठीक है, अगर उस हीट एनर्जी को मतलब जो भी हीट एनर्जी जो उत्पन्न होती है, अगर उसको हमने क्या किया, उसे इंजन से बाहर नहीं किया, बाहर नहीं निकाला, तो पता चलेगा कि जो भी जो हीट होगी उस सिलेंडर के जो भी आपकी वाल्व होती हैं उसके ऊपर से स्थित जो भी ऑयल होता है, ठीक है, ऑयल की जो भी आपके लुब्रिकेंट परत होती हैं, इसके अलावा जो भी आपका पिस्टन होता है या रिंग होती है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम डीजल पावर प्लांट में हम कूलिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सिलेंडर को ठंडा रखने के लिए, क्योंकि सिलेंडर में ही क्या होती है कि कंबस्शन होता है, दहन होता है, इसके कारण क्या होती है, वो आपकी जो भी इंजन होता है गर्म हो जाता है, तो उसी को हम ठंडा रखने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए जो भी आपका जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर को ठंडा रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक आपका पंप द्वारा हम क्या करते हैं, जो भी आपका कूल्ड वाटर को हम सिलेंडर के चारों ओर, जो सिलेंडर होती है उस सिलेंडर के चारों ओर हम जैकेट में हम क्या करते हैं, जो वाटर पंप होता है उसमें हम वाटर प्रवेश, जो कूल्ड एयर होती है उसके मतलब उसके चारों तरफ प्रवेश कराया जाता है, जिससे ये होता है कि जो भी आपका कोल्ड वाटर होता है उसके संपर्क में जो हीट एनर्जी आती है, तो क्या करता है, हीट एनर्जी को आपका अवशोषित कर देता है, मतलब उसको अपनी तरफ ले लेता है। उससे जिससे हो जाती है कि जो भी आपके जो कूल्ड वाटर होता है वो गर्म हो जाती है। तो देखिए क्या है, ये है जैकेट वाटर है, इसके इंजन के जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर के क्या करते हैं, चारों तरफ लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, कोई वो जो भी आपका सिलेंडर में जो हीट एनर्जी उत्पन्न होती है, वो हीट एनर्जी को जो कोल्ड वाटर होता है वो अवशोषित करके हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। उस हॉट वाटर को हम क्या करते हैं, आपका हीट एक्सचेंजर से रास्ते गुजारा जाता है। हीट एक्सचेंजर उसी हॉट वाटर को, ठीक है, आपका कूलिंग पॉन्ड तथा अन्य मतलब सिस्टम के थ्रू उसी वाटर को पुनः ठंडा करके, कोल्ड करके, कूलिंग वाटर पंप की सहायता फिर से हम जैकेट के थ्रू मतलब इंजन को ठंडा करने की प्रोसेस करते हैं। इस प्रकार क्या होता है, कूलिंग सिस्टम के अंतर्गत ये पूरी प्रक्रिया आपकी चलती रहती है, तो जिससे जो भी आपका इंजन होता है वो पूरी तरह से मतलब आपका ठंडा रहित होता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपकी कूलिंग सिस्टम होती है, जो कूलिंग सिस्टम वो दो प्रकार के होते हैं, आपका एक ओपन कूलिंग सिस्टम होता है, दूसरा आपका क्लोज कूलिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो क्लोज जो कूलिंग सिस्टम होता है उसमें भी आपके दो प्रकार के हैं, पहला आपका रेडिएटर है, दूसरा आपका कूलिंग पॉन्ड है। तो जो भी आपके इस वाले जो डायग्राम में कूलिंग जो सिस्टम बनाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं जो भी हम जो हॉट वाटर आ रही है उस हीट एक्सचेंजर के थ्रू के थ्रू जो भी पानी को ठंडा करने का प्रोसेस है वो आपका कूलिंग पॉन्ड सिस्टम है, क्लोज कूलिंग सिस्टम है, ठीक है। इससे पहले आपने जो भी थर्मल पावर प्लांट था, तो वहाँ पे आपने जो भी कूलिंग पॉन्ड सिस्टम के बारे में हमने बताया था, तो वहाँ पे आप जानते हैं पूरी तरह से किस तरह से जो भी आपकी हॉट वाटर आता है उसको हम ठंडा करने का कार्य करते हैं, ठीक है। उस क्लास में हमने बता चुके हैं कूलिंग पॉन्ड सिस्टम के बारे में। तो इसलिए बस इस टॉपिक में बस इतना ही कूलिंग सिस्टम के बारे में।
ठीक है। नेक्स्ट जो आपका इसके आता है वो है जो छठे नंबर पे होता है लुब्रिकेशन सिस्टम। तो लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में देख आइए जाने से पहले शुरू करने से पहले आपको डायग्राम के बारे में बता दूं। ये आपका लुब्रिकेशन सिस्टम का डायग्राम है, जिसके अंतर्गत आप एक इंजन देख सकते हैं। इसके साथ आपका ऑयल सम्प है। ऑयल सम्प आप जानते हैं, जहाँ पे जो भी इंजन की ऑयल सम्प है जहाँ पे स्टोरेज होती हैं। इसके अलावा आपका मेन पंप है, ये वाल्व होता है। ये आपका ऑक्सिलरी पंप है। ये आपका रिसीवर है। ये फिल्टर है। ये ऑयल कूलर है। ये पूरी आपकी साइकिल है लुब्रिकेशन सिस्टम का, जिसे हम आसानी से आप देख सकते हैं। इसमें जो भी लुब्रिकेशन सिस्टम का जो कार्य होता है, जो भी लुब्रिकेशन सिस्टम का जो कार्य है, उसका कार्य दो परस्पर जो गति करने वाली सतहों के बीच में लुब्रिकेंट को पहुंचाना होता है। ठीक है, इसका कार्य ये लुब्रिकेशन सिस्टम का कार्य ही यही है। ठीक है, कि अगर मान लिया जो मतलब आपके दो इंजन हैं या दो परत हैं, मतलब दो आपकी सतह हैं, ठीक है, जिनके बीच जो परस्पर क्या होते हैं वो रही है गति कर रही हैं, ऐसे गति कर रही हैं। तो इनके बीच में, ये वाले बीच में लुब्रिकेशन को पहुंचाने का कार्य है। ठीक है, कौन करता है? लुब्रिकेशन सिस्टम। तो ही लिखा है कि जो लुब्रिकेशन सिस्टम का जो कार्य होता है, दो परस्पर गति करने वाले सतहों के बीच लुब्रिकेंट को पहुंचाना होता है। ठीक है, ये लुब्रिकेशन सिस्टम का कार्य है। इसके अलावा जो दूसरा कार्य है लुब्रिकेशन सिस्टम का, वो है इंजन के अंदर फ्रिक्शन को कम करना। ठीक है, मान लिया वही है, अगर दो परस्पर गति करने वाले सतह हैं, इनके बीच में लुब्रिकेशन आ जाएगा तो लुब्रिकेशन क्या करेगा, उसमें आपका चिकनाहट पैदा करता है। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि फ्रिक्शन कम होगा। जो दोनों परतें थी वो ज़्यादा घिस रही थी, वो कम घिसेंगे। तो ठीक, तो जो भी फ्रिक्शन फोर्स जो पहले ज़्यादा लग रहा था वो कम हो जाता है। लुब्रिकेशन सिस्टम वही होता है, वो इंजन के अंदर फ्रिक्शन को कम करने का कार्य करता है। इसके अलावा जो भी आपका लुब्रिकेशन सिस्टम है, उसका कार्य कूलिंग का भी कार्य करता है। जो लुब्रिकेशन सिस्टम है वो कूलिंग का भी कार्य करता है। तो यही है, आपका लुब्रिकेशन सिस्टम है वो कूलिंग का भी कार्य करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपका लुब्रिकेशन सिस्टम। तो लुब्रिकेशन सिस्टम के अंतर्गत आपने देखा कि जो भी आपका लुब्रिकेशन सिस्टम है वो आपके तीन मुख्य कार्य होते हैं। पहला है कि जो भी दो परस्पर गति करने वाले सतहों के बीच में लुब्रिकेंट को पहुंचाने का कार्य है। उन सतहों के बीच में आपका लुब्रिकेंट को पहुंचाया जा सके। इसके अलावा जो भी लुब्रिकेशन का जो मेन कार्य होता है, मेन वर्क होता है, उसका काम ये है कि जो इंजन के अंदर फ्रिक्शन को कम करना होता है। जो भी इंजन के अंदर जो भी फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन घर्षण उत्पन्न हो रहा है, उसको कम करना होता है। कौन सा? लुब्रिकेशन सिस्टम का। इसके अलावा कूलिंग का भी कार्य आपका लुब्रिकेशन सिस्टम करता है। इसके अलावा कभी कभी आपका हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आपका कुछ अलग से पूछा जा सकता है कि डीजल इंजन में लुब्रिकेशन सिस्टम का क्या, लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। या ऐसे आपने देखा होगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके ज़्यादातर देखे होंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसके अंतर्गत आपके निम्न का संक्षिप्त मतलब वर्णन कीजिए। इसके अंतर्गत 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको एक एक करके उसके बारे में मतलब बताना रहता है। तो लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में ऐसा पूछ सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई पूछा जाए तो आप क्या करेंगे कि लुब्रिकेशन सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे, जिसके अंतर्गत एक एक करके हम इसके बारे में भी आप समझा सकते हैं। एक इंजन है, एक आपका ऑयल सम्प है, ठीक है, हौदी है जहाँ पे वो ऑयल को इकट्ठा हो रही होती है। इसके अलावा ये आपका मेन पंप होता है, इसके वाल्व है, ये आपका ऑक्सिलरी पंप है। तो जो दोनों पंप हैं ये आपके कनेक्टेड हैं, आपके देख सकते हैं, रिसीवर से, फिल्टर से, ऑयल कूलर से पुनः आपका ये इंजन प्रोसेस है। तो ये आपका पूरा क्या है, लुब्रिकेशन सिस्टम का बेसिक डायग्राम है, जिसके बारे में हम एक एक करके आपको बताया मैंने।
इसके अलावा आप जो भी लुब्रिकेशन सिस्टम के जो 3 मुख्य कार्य हैं, इनके बारे में भी आप उस टॉपिक में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में भी अगर मान लिया कभी अलग से पूछता है तो आप इस तरह से हम उस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये रहा आपका लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में। तो नेक्स्ट आपका जो लास्ट है वो है आपका जो मेन एलिमेंट है डीजल पावर प्लांट का, वो है स्टार्टिंग सिस्टम। जो 7वां है वो है आपका स्टार्टिंग सिस्टम, जिसके अंतर्गत आप कोई भी डीजल इंजन पावर प्लांट हो, ठीक है, तो स्टार्टिंग सिस्टम भी एक मेन कंपोनेंट है। क्योंकि कोई भी डीजल इंजन पावर प्लांट है तो उसे स्टार्ट करने के लिए कुछ मेथडों का प्रयोग करते हैं। वो निर्भर करता है कि जो भी डीजल पावर प्लांट है उसकी आकार कितनी है, उसकी साइज़ कितनी है, उसकी साइज़ की निर्भरता पर निर्भर करता है उसको हम किस प्रकार से स्टार्ट किया जा सकता है। तो जैसे जो स्मॉल साइज़ के जो डीजल इंजन होते हैं उसको हम हाथ से क्रैंकिंग करके स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे आपने बहुत आसानी से आपने देखा होगा, आपको बताने ज़्यादा इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक स्टार्टिंग से जो भी आपके आसपास जो डीजल इंजन होता है, जो जनरेटर आपने देखा होगा, या जो भी आपका पंप होता है उसमें देखा होगा। जो पंप आपके घर में होता है, जो ट्यूबवेल होती है, जो वाटर पंप होता है, वो भी हम क्या करते हैं, एक हैंडल होता है, हैंडल हाथ होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको क्रैंक उत्पन्न करते हैं, क्रैंकिंग करके उसे हम स्टार्ट करने का कार्य करते हैं। तो जो स्मॉल साइज़ के डीजल इंजन है तो हम हाथ से ही क्रैंकिंग करके हम डीजल इंजन को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा लेकिन जो भी आपके मीडियम तथा लार्ज साइज़ के जो डीजल इंजन होते हैं, ठीक है, उनको स्टार्ट करने के लिए हम उसको हम हाथ से नहीं स्टार्ट किया जाता है। उसको स्टार्ट करने के लिए हम आपके लार्ज इंजन को स्टार्ट करने के लिए हम निम्न जो मेथड हैं उनके थ्रू हम उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला जो मेथड है आपका बाई इलेक्ट्रिकल मोटर, बाई ऑक्सिलरी इंजन, बाई कंप्रेस एयर। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, आप स्टार्ट करने का कार्य करते हैं। देखिए, बाई इलेक्ट्रिकल मोटर है तो क्या करते हैं कि डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल मोटर की सहायता से हम क्या करते हैं, तो हम इलेक्ट्रिकल मोटर की सहायता से जो भी आपका डीजल इंजन को स्टार्ट करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा ऑक्सिलरी इंजन होता है, सहायक इंजन होते हैं, उनकी सहायता से हम क्या करते हैं कि जो भी डीजल इंजन को स्टार्ट किया जाता है। इसके अलावा बाई कंप्रेस एयर, हम एयर के कंप्रेस करके जनरेट करके हम क्रैक उत्पन्न करके हम डीजल इंजन को स्टार्ट करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार अभी तक हमने आपके डीजल इंजन के मेन एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया, जिसके अंतर्गत हमने 7 आपके जो मेन एलिमेंट थे इसके बारे में डिस्कस किया। इसके पहले जो वीडियो जो भी आपका अपलोड हुआ था तो उसमें आपने देखा था कि जो भी डीजल इंजन के जो मेन एलिमेंट है उसके 4 मेन एलिमेंटों के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा आज के वीडियो में हमने जो 3 बचे हुए जो मेन एलिमेंट थे डीजल इंजन के बारे में उसको करके हमने डिस्कस किया। इसके अंतर्गत हमने आज की वीडियो में हमने कूलिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। दूसरा आपका लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। जो आपका तीसरा जो लास्ट था वो स्टार्टिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। तो इस तरह से डीजल इंजन के जो मेन एलिमेंट है एक एक करके आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जो आपका इसमें है वो है आपका लेआउट ऑफ डीजल पावर प्लांट। लेआउट ऑफ डीजल पावर प्लांट के बारे में हमें डिस्कस करना है, जिसका आप यहाँ पे सामने एक फिगर हमने बनाया है, जिसमें हमने आपका डीजल इंजन के लेआउट के बारे में डिस्कस किया है। अब इसे आसानी से आप देख सकते हैं। आपको पहले उसे देख के समझना है, उसके बाद आपको एक एक करके उसके बारे में डिस्कस आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका कोई भी डीजल पावर प्लांट है, ये बड़े डीजल पावर प्लांट के बारे में ही है, जिसके अंतर्गत हम आसानी से इसे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए रुक जाइए, वेट करिए।
एक मिनट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, बता रहा हूँ। तो देखिए, ये आपका मेन एंट्री है। ये मेन एंट्री है जहाँ पे कोई भी वर्कर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इस रास्ते से वो अंदर की तरफ जाता है डीजल मेन पावर प्लांट के अंदर। ये साइड में ऑयल स्टोरेज टैंक होती हैं। ऑयल स्टोरेज टैंक ये है कि मैं आपको बताया था, मेन टैंक होती है जहाँ पे हम ऑयल को स्टोर करते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर ऑयल की जो मान लिया कभी जो भी जो डे टैंक होता है उसकी कैपेसिटी 8 ही घंटे होती है कि वो 8 घंटे तक ही डीजल पावर प्लांट को मतलब चला सकता है। लेकिन ये है कि ऑयल को स्टोरेज रखना ज़रूरी होता है, इसलिए वो जो भी आपका डीजल पावर प्लांट का जो लेआउट होता है उसकी बगल में हम दूर ही बताए थे, जो भी आपका डीजल पावर प्लांट का जो भी एरिया होता है उसके एरिया से थोड़ा बाहर हम क्या करते हैं, ऑयल स्टोरेज टैंक में हम ऑयल फ्यूल को या ऑयल को हम इकट्ठा करने का कार्य करते हैं। वही लिखा है ऑयल स्टोरेज टैंक। तो क्या होता है कि डीजल पावर प्लांट का जो एरिया होता है उससे बाहर ही होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, मतलब दो आपके डीजल पावर प्लांट के यूनिट हैं क्रमशः। पहला यूनिट 1 है, ये आपका यूनिट 2 है। तो यूनिट 1 ये आपका एयर फिल्टर से कनेक्टेड है, दूसरा आपका एग्जॉस्ट गैस साइलेंसर है। तो इससे पहले वीडियो में जब भी हमने सातों कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया उसमें आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये डे टैंक है, ये आपका कैंप है, ये कैंप होता है। डे टैंक का आप जानते हैं, डे टैंक का काम वही होता है, इतनी ज़्यादा उसमें डीजल होते हैं जो क्या है यूनिट 1 तथा यूनिट 2 को 8-8 घंटे क्या हो फ्यूल सप्लाई दे सके। ठीक है, इसके अलावा ये आपका एयर देख सकते हैं, एयर फिल्टर है। एयर फिल्टर का काम वही है जो जो भी क्या है कि कोई भी डीजल इंजन है, तो डीजल इंजन में क्या होता है कि आपके एयर की आवश्यकता पड़ती है, तो ज़्यादा एयर की आवश्यकता पड़ती है बड़े डीजल इंजन में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी एयर में इम्प्योरिटी है उसे फिल्टर की सहायता से दूर करके हम इंजन में भेजने का कार्य करते हैं। इसके अलावा जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 में आप देख सकते हैं जो भी कंबसन के पश्चात जो भी दहन के पश्चात जो भी गैसें बची होती हैं उसे एग्जॉस्ट सिस्टम के थ्रू उसे बाहर की तरफ छोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसके जो यूनिट 1 है, यूनिट 2 के बगल में फ्यूचर के पर्पज़ के लिए हम प्लेस छोड़ देते हैं, ताकि मान लिया बाद में अगर हमें और भी यूनिट बढ़ाना हो तो इधर से हम फ्यूचर में उसे आसानी से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हॉल है होता है, ये ऑफिस होती है, इसके अलावा स्विच बोर्ड होता है, वॉशरूम होता है या स्टोरेज होता है। ठीक है, तो एक एक करके इसके बारे में हमने देखा। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं डिस्कस करना है आपको। पहला, इसमें जो डीजल पावर प्लांट का आकार होता है अन्य प्लांटों की तुलना में छोटा होता है। तो इसको कुछ पॉइंट लिख देता हूँ मैं। तो डीजल पावर प्लांट का जो साइज होता है, साइज अन्य की तुलना में छोटा होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो क्या है कि जो डीजल पावर प्लांट का जो साइज होता है जो अन्य मतलब जो भी पावर प्लांट की तुलना में छोटा होता है। ठीक है, इसके अलावा जो डीजल पावर प्लांट में जो इंजन तथा अल्टरनेटर को हम कंक्रीट ब्लॉक पे रखा जाता है। तो जो भी डीजल इंजन में जो डीजल पावर प्लांट में जो इंजन होता है, इंजन तथा अल्टरनेटर, जो अल्टरनेटर को हम कंक्रीट ब्लॉक पर रखा जाता है। ठीक है, तो जो भी आपके डीजल पावर प्लांट में जो इंजन तथा अल्टरनेटर को हम कंक्रीट ब्लॉक पर रखा जाता है। इसके अलावा आपको जो डीजल पावर प्लांट
कि जो फाउंडेशन की बनावट होती है, मतलब जिस मतलब फाउंडेशन पे हम इंजन तथा अल्टरनेटर को रखा जाता है, वो काफ़ी ठोस तथा मजबूत होता है। ठीक है, जो वही बताया मैं, जो भी आपका ये डीजल पावर प्लांट में जो इंजन तथा अल्टरनेटर को होता है, वो कंक्रीट ब्लॉक पे रखा जाता है तथा जो कंक्रीट ब्लॉक जो फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन को काफ़ी मजबूत, ठीक है, काफ़ी मजबूत तथा ठोस बनाया जाता है। ठीक है, इसलिए बनाया जाता है ताकि जो भी आपका अल्टरनेटर तथा इंजन में जो भी आपका वाइब्रेशन उत्पन्न हो रही है, उसको आसानी से उस कैपेसिटी को सहन कर सके। ठीक है, इसलिए उसके फाउंडेशन को काफ़ी मजबूत तथा दृढ़ बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कि जो डीजल पावर प्लांट में जो डीजल यूनिट एक दूसरे से पैरेलल में स्थित होता है। ठीक है, डीजल डीजल पावर प्लांट जो डीजल इंजन की जो यूनिट होते हैं, एक दूसरे के जो भी आपका डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन की जो यूनिट होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल में स्थित होते हैं, पैरेलल में स्थित होता है। ठीक है, तो जो डीजल पावर प्लांट में जो डीजल इंजन की जो यूनिट होते हैं, जैसे मान लिया जो यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, तो आपस में एक दूसरे में पैरेलल में स्थित होते हैं। ठीक है, इसलिए जिससे जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हो, वो जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हेतु जो तारों का जो इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है, वो छोटा होता है। ठीक है, ठीक है, तो दो यूनिटों के बीच में जो दो यूनिट होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, जो यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, इन दोनों के बीच में काफ़ी स्पेसिंग की जाती है। स्पेस इसलिए रखा जाता है ताकि हम जो भी यूनिट 1 तथा यूनिट 2 में जो मशीन है, उसको मशीन को रखने तथा मरम्मत मेंटेनेंस करने में आसानी हो सके। ठीक है, तो जो भी यूनिट 1 तथा यूनिट 2 है, इनमें दोनों के बीच में गैपिंग की जाती है ताकि आपका क्या हो कि इसे मतलब उसे रख रखाव तथा मरम्मत करने में आसानी हो सके। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपका डीजल पावर प्लांट होता है, उसमें जो भी एग्जॉस्ट गैस जो सिस्टम होता है तथा जो एयर जो या फिल्टर सिस्टम होता है, जो एयर फिल्टर सिस्टम है, इसे हम बाहर रखते हैं, जो बिल्डिंग के बाहर स्थित रखा जाता है। ठीक है, तो जो भी आपका डीजल पावर प्लांट है, इसीलिए ये जो पूरा फंक्शन है, ये आपके घर के अंदर होता है, मतलब जो बिल्डिंग के अंदर होता है। एक जो एयर फिल्टर सिस्टम है तथा एग्जॉस्ट गैस सिस्टम है, इसे हम क्या करते हैं, घर से बाहर रखा जाता है। ठीक है, बिल्डिंग से बाहर रखा जाता है। इसके अलावा जो भी डीजल इंजन पावर प्लांट में, इसमें जो भी इसके अंदर नेचुरल लाइट का प्रयोग किया जाता है तथा एयर वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, जो भी डीजल पावर प्लांट है, उसमें जो भी आपका लाइटिंग का है, वो लाइटिंग आपकी नेचुरल लाइट होना चाहिए। इसीलिए आपने कहीं भी आपने चाहे आपके कैंपस में जो भी डीजल पावर प्लांट है या कहीं भी और भी जनरेटर सिस्टम आपने देखा होगा, तो उसको हम बाहर ही रखा जाता है। ठीक है, पहला इसलिए क्योंकि उसे नेचुरल लाइट मिल सके, अंधेरे में ना रहे। दूसरी चीज़ है कि एयर का सर्कुलेशन जो भी हो, वो नेचुरली हो। ठीक है, क्योंकि नेचुरल जो भी हवा का सर्कुलेशन उसे हमेशा चाहिए ताकि जो भी उसका इंजन हो वो ठंडा रह सके। कंबंसन के प्रकार जो हीट एनर्जी जनरेट करता है, इसलिए इस प्रकार उचित व्यवस्था के पर्पज़ के हेतु हम क्या करते हैं कि जो भी आपका डीजल पावर प्लांट होता है, उसको हम क्या करते हैं, प्लांट के अंदर जो भी आपका इंजन है, उसमें नेचुरल लाइट तथा एयर वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था की जाती है।
ठीक है। इस तरह हमने डीजल पावर प्लांट के लेआउट डायग्राम के बारे में डिस्कस किया, जिसके अंतर्गत आपने एक एक करके देखा। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका सिलेक्शन ऑफ डीजल इंजन। सिलेक्शन ऑफ ठीक है, सिलेक्शन ऑफ डीजल इंजन। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है सिलेक्शन ऑफ डीजल इंजन। तो इसके बारे में हम आपके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सिलेक्शन ऑफ डीजल इंजन के अंतर्गत पहला जो आपका उसमें ध्यान दिया जाता है वो है आपका फ्रेम। इसके अलावा स्पीड ऑफ डीजल पावर प्लांट, जो उसकी स्पीड पे निर्भर करता है। इसके अलावा नंबर ऑफ सिलेंडर के नंबर पे निर्भर करता है। इसके अलावा कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी सिलेक्शन ऑफ किसी भी डीजल इंजन का सिलेक्शन करते समय इन चार बातों का ध्यान रखा जाता है। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। तो आप इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हुए इस टॉपिक को आप कवर करिएगा, क्योंकि डीजल पावर प्लांट में आपका इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक है उसके बारे में एक एक करके हमने डिस्कस किया है अभी तक, जो ठीक है। तो आप एक एक करके उसे पढ़िए, आराम से घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। तो जब तक आपका कॉलेज नहीं खुलता है तब तक इस प्रकार हम आपको ऑनलाइन वीडियो की सुविधा प्रोवाइड करते रहेंगे। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा आप सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, आप फ्रेंड में इसको शेयर करें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।